हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 9th क्लास है। ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। लेसन नंबर 3 आपका चल रहा है और लेसन नंबर 3 के अंतर्गत जो है इन सब चीज़ों को एक एक करके हम लोग गौर करके आपका देख चुके हैं। इन पर हम लोग बात कर चुके हैं और सिंधु नदी तंत्र को, इन सब चीज़ों को हमने देख लिया है। और इसमें आगे बढ़ के आप सबसे पहले देखिए तो हम इसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर हम लोग बात कर रहे थे। तो सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम इससे मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट में मिल जाती है और सिंधु नदी के पास से मिलती है। और इसके बाद आप इसकी सहायक नदी को दक्षिण की तरफ बहती हैं, कुछ अंत में कराची से पूर्व की ओर और जो है अरब सागर के पास गिरती हैं। सिंधु नदी मैदान में ढाल बहुत धीमा होता है। द्रोणी मतलब 1/3 भाग कुछ मात्रा में इसको आपको दिखाई देता है। पंजाब में से इस भाग आपको पाकिस्तान में 2900 किलोमीटर लंबी है और इस नदी को हम लोग आपका देख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए देख लीजिए और आप देखते हैं। क्लियर है? सिंधु जल समझौता के अनुसार 1960 के दशक के अनुसार भारत में इस प्रक्रिया में संपूर्ण जल केवल 20% ही जल उपयोग होता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन सब क्षेत्रों को हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख रहे थे, बात कर रहे थे। इनको देख लिया हमने। क्लियर है? गौर करके भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो कल मैं आपको सिंधु नदी पढ़ा रहा था। क्लियर है? ध्यान होना चाहिए। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो आपने कहा था सर कि तिब्बत के पास एक झील है, मान सरोवर झील, और इस मानसरोवर झील के पास एक जगह है बोखर चू बोखरचू ग्लेशियर। क्या है? बोखरचू ग्लेशियर। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि ये उसके बाद यहाँ से निकलती है और फिर ये भारत में प्रवेश करती है। तो एक जगह है दमचौक, वहां से एंटर लेती है। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। और हमने फिर इसके बाद आज मैंने कहा था कि हम लोग झेलम को देखेंगे। जो आपकी झेलम नदी है, तो झेलम नदी, और आप जानते हैं जो हमारी झेलम है वो कहाँ बहती है। तो ध्यान देखना कि जो कश्मीर घाटी में जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी, इस पीर पंजाल श्रेणी में हमको देखती है और इसी के उत्तरी भाग में स्थित है बेरी नाग झील। क्या स्थित है? बेरी नाग झील। क्लियर है? इसके बाद आप देखिए चिनाब नदी। क्या देख रहे हैं? चिनाब। चिनाब कहां से निकलती है? तो ध्यान दीजिए, हिमाचल
प्रदेश में एक जगह है बारालाचा। क्या है? बारालाचा दर्रा। क्या है? बारालाचा दर्रा। अब दो नदी आती हैं, एक है चंद्रा और दूसरी है भागा। इन दोनों की ज्वाइंट धारा ही क्या बनती है आपकी? ध्यान देना, यही बनती है चिनाब। तो असल में दो नदी निकलती हैं, चंद्र और भागा। क्या निकलती हैं? दो नदी निकलती हैं, चंद्र व भागा। इन दोनों की ज्वाइंट होने के बाद ही ये नदी जो आगे बहती है, इसको हम क्या कहते हैं? आपका चिनाब कहते हैं। और ये यहाँ हो जाती है आपकी चंद्रभागा। ठीक, और ध्यान रखना, ये नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैसी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इतना आपने लिख लिया था। कुछ और डाउट, कोई क्वेरी है, आप पूछ लीजिए, लिखिए। चलिए, अब देखिए, आपने देख लिया सिंधु नदी, तिब्बत के पास मानसरोवर, झेलम को आपने देख लिया, कश्मीर घाटी से पीर पंजाल श्रेणी उत्तर भाग बेरीनाग से निकलती है। और ध्यान रखना, कश्मीर जो है इसी शहर, सॉरी कश्मीर नहीं, एक शहर है श्रीनगर। श्रीनगर इसी नदी के तट पर है, नदी के तट पर। क्लियर है? चिनाब को देखिए, फिर चिनाब के बाद हम लोग जो रावी है, और हम इस रावी को पढ़ेंगे। आगे बढ़े। रावी, हिमाचल के कांगड़ा जिला और रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास से निकलती है रावी। और व्यास को देखिए, ये भी कहां से निकलती है? हिमाचल के रोहतांग दर्रे के निकट एक स्थान है व्यास कुंड। क्या जगह है? व्यास कुंड, वहां से निकलती है व्यास कुंड से। और ध्यान रखना, यह एकमात्र सिंधु की सहायक नदी है जो केवल भारत में ही बहती है। अब देखिए, सारी नदी मिलती हैं और फाइनली पाकिस्तान तक जाती है, मिठानकोट में मिलती है, लेकिन ये अकेली व्यास ऐसी है जो केवल भारत में ही बहती है, क्योंकि सतलुज में जाकर मिल जाती है। एक और नदी है बड़ी इंपॉर्टेंट, सतलुज नदी। और
और इसकी जगह क्या है, सेम जगह है तिब्बत का मानसरोवर के निकट राक्षस ताल, राक्षस ताल, राक्षस कहीं से लिखा है कहीं छह लिखा है, आप इसको सह कर लीजिए। राक्षस ताल वहां से ही निकलती है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको। एक तो सिंधु निकल रही है बाहर से, एक निकल रही है सतलुज और एक निकलेगी ब्रह्मपुत्र। ये सब का क्षेत्र, कोई यहां से निकल गई है, कोई इधर से निकल गई है, कोई इधर से। क्लियर है? ये ध्यान रखना। सब आस पास ही इनका ओरिजिनेट है। चलिए फटाक से कॉपी कीजिए, फिर आगे चैप्टर की तरफ। कहां पर क्या कुछ। अब देखिए, इतना देख चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र पर, जिसका मैपिंग बेसिकली आज नहीं कराऊंगा। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के पास देवप्रयाग से निकलती है। तो देवप्रयाग से निकली है अलकनंदा, गंगोत्री से निकल रही है भागीरथी, और दोनों क्या होता है, इनका संगम होता है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से निकलने के बाद ये गंगा बन जाती है। और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो एक तरफ से आ रही है भागीरथी गंगोत्री से, एक तरफ से निकल रही है अलकनंदा सतोपंथ से, दोनों आगे बह रही है, फाइनली देवप्रयाग में मिल जाती है। यहाँ से इनकी ज्वाइंट धारा कहलाती है गंगा, और इसके बाद ये आगे बढ़ जाती है, हरिद्वार से ये मैदान में प्रवेश करती है, हरिद्वार के बाद ये बिजनौर जाती है, बिजनौर के बाद ये गढ़मुक्तेश्वर होती हुई आगे बढ़ती है। क्लियर है? और इसी के तहत हम इसको देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां का आकार गंगा में मिलने वाली हैं। इनमें कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी। यमुना कहाँ से निकलती है? आपके हिमालय से यमुनोत्री से निकलती है। एक जगह है बंदरपूंछ ग्लेशियर, वहां से निकलती है आपका यमुनोत्री से। ठीक है? और ये गंगा के दाहिने साइड यानी कि राइट हैंड साइड के किनारे के समानांतर बहती है। इलाहाबाद में जाकर ये मिल जाती है। घग्गर, गंडक, कोसी, ये सब कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। मैंने आपको गढ़वाल हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय सब के बारे में आपको समझाया है। ठीक है? निकलती है, और इसके कारण उत्तरी प्रत्येक वर्ष उत्तरी वर्षा के मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है। बाढ़ पैमाने पर जनमाल का नुकसान होता है। वे नदियां मिट्टी को उपजाऊजन प्रदान करने पर कृषि योग्य भूमि बना देती है। कुछ भूमि से आने वाली सहायक नदियां चंबल, बेतवा, सोन हैं, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र से निकलती हैं, लंबाई कम है, इनमें पानी की मात्रा कम होती है, और ये नदियां वैसे कैसे गंगा में मिलती हैं। इन सबको आप देख सकते हैं कि कैसा में गंगा मिलती है। अब कुछ ऐसी नदी हैं जो लेफ्ट साइड से मिलती हैं, कुछ ऐसी हैं जो आपका राइट साइड से मिलती हैं, इनको देखते हैं। और पूर्व से गंगा के दिशा में बहती हैं, और गंगा डेल्टा, ये इन सब बिंदुओं को हम देखते हैं, दो भाग में बटी हैं। भागीरथी हुगली के पास एक वितरिका है, इनकी तरफ बहती हुई ये हमको दिखाई देती है। क्लियर है? देखिए, आपको क्लियर होगा कहाँ से निकल रही हैं, किस तरीके से बह रही है, पूरा आपको स्पष्ट क्लियर होगा। तो पहले आप लिख लीजिए गंगा नदी तंत्र को बेसिकली, ताकि आप इसको समझ पाए कि क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका फिनोमिना है। फिर मैं आपको लिखाऊंगा एक एक करके।
देख लीजिए, जैसे ही आप देखेंगे ये सारी चीज आपको इसमें दिखाई देगी। एक एक करके आप इनको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए। तो गंगा कहाँ से निकली है? तो गंगा निकल रही है आपका गंगोत्री से। असल में गंगा नहीं निकली है, भागीरथी निकल रही है आपका गंगोत्री से। और अलकनंदा निकल रही है सतोपन इसे। देख लिया। यमुना इसके क्या बहती है? आपका राइट हैंड साइड में समांतर बहती है। जैसे मैं आपको अगर वो जगह दिखाऊं कहाँ से समानांतर बह रही है, तो देखिए गंगा निकली, ये दो जो ज्वाइंट क्षेत्र है यही है अब आपका देवप्रयाग। यहाँ से आगे बढ़ते हुए ऐसे बह रही है, और इसी के निकट से जहाँ से आपका ये निकलती है भागीरथी, उसी के दूर से निकलती है और इस तरीके से ये बहती हुई आती है। ये जो आ रही है राइट हैंड साइड में ये आपकी यमुना है। ये जो आ रही है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है। फिर आगे बढ़ती हुई इस तरीके से ये आगे बढ़ती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है और ये ब्रह्मपुत्र इस तरीके से बहती, दोनों ज्वाइंट मिलकर बेसिकली बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती। कहाँ होती है? बंगाल। तो अंतिम रूप से जो उनका फाइनल डिपोजिशन बनता है वो कहाँ बनता है? बे ऑफ बंगाल में। क्लियर है? आगे देखते हैं। मुख्य धारा जो बहती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने के कारण ये मेघना के नाम से जानी जाती है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ज्वाइंट वेंचर करती हैं तो बंगाल में इसको पद्मा और उसके बाद बांग्लादेश में इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ज्वाइंट धारा पद्मा कहते हैं गंगा को बंगाल में, लेकिन जब आपका गंगा यानी कि आपकी पद्मा पद्मा के साथ आपकी ब्रह्मपुत्र मिलती है तब इनकी दोनों की ज्वाइंट जो वेंचर धारा है वो कहलाती है मेघना। और मेघना ही अंतिम रूप से यानी गंगा ही अंतिम रूप से बे ऑफ बंगाल में विलय होती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है इनकी जो ज्वाइंट वेंचर धारा है ये बंगाल की खाड़ी तक आपका विलय हो जाती है और नदी के द्वारा बनाया गया आपका डेल्टा दिखा देता है जो सुंदरबन के डेल्टा के नाम से आपका जाना जाता है। सुंदरबन का जो डेल्टा है उसके नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा का नाम वह है जहां पर सुंदर पादप पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेज वृद्धि वाला डेल्टा है। ये रॉयल बंगाल टाइगर में भी पाया जाता है। कैसा है? जो रॉयल बंगाल टाइगर है वहां पाया जाता है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। और क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी का अफवाह तंत्र पहचान सकते हैं? अंबाला नगर सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक में स्थित है और मैदान की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर की है। दूसरे शब्दों में 6 किमी की दर से यह ढाल है और 1 मीटर के हिसाब से ये नदी बहती है और वृषभ के अनुसार से चलती है। ठीक इस तरीके से आप इस पूरे नदी का पैमाना क्षेत्र आप देख सकते हैं। ठीक, चंबल होगी, बेतवा होगी, ये सब इधर से निकलती हैं। तो मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से आउटफ्लो करने वाले जो रिवर्स हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे कि भाई इनका फाइनली आउटफ्लो कहाँ से बनता है। क्लियर है? और आउटफ्लो का कारण क्या है? आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग और इसमें हम लोग एक एक करके इन सबको देखें। क्लियर है? अब देखिए तो किस तरीके से बह रही है। दूसरे शब्दों में 26 किलोमीटर की दूरी पर जो ढाल है वो क्या होता है, एक मतलब 6 किलोमीटर दूरी तय कर ली तो ढाल में 1 मीटर का गिरावट आ जाती है। क्लियर है? ये ऐसा इसका स्टैंडर्ड आपको दिखाई देगा, इसका जो मानक है ये आपको दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज हमने गंगा और यानी कि सिंधु नदी को देखा, गंगा का ओवरव्यू करा, लेकिन कल हम इसको डिटेलिंग पॉइंट के माध्यम से लिखेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।